बच्चों, मैं आर्यन तिवारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे विलेयता के बारे में और हेनरी पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि विलेयता क्या होती है। ठीक है, तो विलेयता मतलब होता है किसी विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है वह विलायक में यानी 100 ग्राम विलायक में क्या होता है कितना घुल जाएगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। रीजन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो उसकी विलेयता पर क्या होगा, वो इफेक्ट पड़ेगा। तो आगे हम इसको भी देखेंगे कि जो विलेयता होती है उसका कह सकते हैं उस पर कौन कौन से कारक क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका विलेयता। ठीक है, तो इसकी हम डिफिनेशन को लिखते हैं, लिखेंगे किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाता है उसकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विलेयता जो हमें देखना है वो गैसों की द्रव में विलेयता को हमें पढ़ना है, तो हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, solubility of gas in liquid। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास गैस है, अगर भिन्न भिन्न गैस है तो द्रव में उसकी विलेयता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता द्रव में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यह विलेयता गुणांक पर निर्भर करता है। ठीक है, विलेयता गुणांक जो होता है, अगर बात करें तो विलेयता गुणांक गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी विलेयता जो गुणांक होता है वो गैस की विलेयता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर हम विलेयता गुणांक जिसका ज्यादा होगा उसका गैस की विलेयता द्रव में ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कह रहा भिन्न भिन्न अगर गैस लेंगे, अलग अलग गैस लेंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम HCl ले रहे हैं, ठीक है, तो HCl है, अगर आप H2O में घोल रहे हैं तो ये बहुत तेजी से घुलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये HCl H2O में क्या होता है, इसकी विलेयता बहुत ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको आप जल में घोलेंगे तो इसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है और प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं तो ये क्या बना लेता है, आपका H2CO3 बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी विलेयता क्या होती है, द्रव में ज्यादा होती है। लेकिन अगर बात करते हैं जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अगर आप जल में घोल रहे हो तो इसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो ये जो विलेयता होती है वो गैस के विलेयता गुणांक पर निर्भर करती है और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई गैस है उसको द्रव में हमें घोलना है तो उसमें कौन कौन से कारक होंगे जिससे क्या होगा, उसका विलेयता प्रभावित होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले हम गैस की बात कर लेते हैं कि गैस कैसा है। ठीक है, तो हम पहला अगर बात करें कि गैस की प्रकृति। ठीक है, गैस की प्रकृति। ठीक, तो गैस की अगर हम प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ गैस। ये सोचिए कि गैस की प्रकृति यानी जो गैस क्या होगा, जल्दी घुलना है, इसका मतलब है कि जल में घुल रहा है या फिर कह सकते हैं विलायक में घुल रहा है, इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा था पीछे कि जो है HCl है वो H2O में अधिक घुल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, वो आयनिक हो रहा था। तो हम ये कहेंगे कि जो गैस
जो गैस द्रव में आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उनकी विलेयता यानी सॉल्वेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, तो जो गैसें जो होती हैं द्रव में आयनित हो जाती हैं उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लिया हमने HCl लिया और HCl है गैसीय अवस्था में, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, यानी H3O प्लस देगा और Cl क्या होगा, माइनस देगा। इसलिए यह क्या होगा, आसानी से इसमें घुल जाता है, यानी ये जल की विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर बात करें वहीं पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को अगर हम अमोनिया के कह सकते हैं, ऑक्सीजन को अगर हम जल के साथ घुलते हैं तो ये जल्दी नहीं घुलता, यानी इसकी विलेयता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हम कहेंगे कि जो गैसें द्रव में आयनित हो जाती हैं आसानी से, उनकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अब बात करते हैं दूसरी, तो दूसरा हम बात करते हैं कि विलेयता यानी गैस को किसमें घोलना है, द्रव में। द्रव क्या है, विलायक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं विलायक की प्रकृति। तो दूसरा हम बात करते हैं विलायक की प्रकृति, या कह सकते हैं द्रव की प्रकृति, यहाँ लिख सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बात करें अगर विलायक की प्रकृति, ठीक है, तो विलायक की जो प्रकृति होती है वो निर्भर करती है विलायक कैसा है। तो विलायक जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आपका ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप एक पढ़े होंगे डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। ठीक है, तो डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व यानी जैसे को तैसा घोलेगा। जैसे को तैसा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ध्रुवीय गैस है, ठीक है, तो वह ध्रुवीय गैस है तो वह क्या होगा, ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ठीक है, तो ध्रुवीय गैस जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगा, और जो अध्रुवीय गैस होगा, अध्रुवीय गैस जो होगा वो क्या होगा, अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ध्रुवीय जो गैस होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और अध्रुवीय जो गैस होगा वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे को तैसा ही घोलेगा, ध्रुवीय को और अध्रुवीय को क्या करेगा, घोलेगा। ठीक है, तो हम एक लिख सकते हैं इसमें कि जो कह सकते हैं जो गैसें ध्रुवीय होती है वो ध्रुवीय विलायक में जल्दी घुल जाती है या उनकी विलेयता अधिक होती है, और जो अध्रुवीय गैसें होती हैं वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती है, जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बात किया था, आप बात करते हैं यहाँ पर अध्रुवीय और ध्रुवीय का मतलब क्या है। तो जिसमें डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हम अमोनिया की बात करते हैं, तो N है, H है, ठीक है, और H है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं, इसका जो लोन पेयर होगा, तो ये क्या होगा, इसका लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर की ओर, और ये क्या होंगे, इधर आएगा, और ये इसका डाइपोल मोमेंट इधर काम करेगा, इसका इधर काम करेगा। तो हम कह सकते हैं अमोनिया ऐसे होगा, इसके बीच में क्या होगा, ऊपर की ओर डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, इफेक्ट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, लोन पेयर ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। तो हम कहेंगे कि इसका μReal जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा, यानी वो 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि अमोनिया क्या है, आपका ध्रुवीय है। क्या है, आपका ध्रुवीय है। अब ध्रुवीय हो गया। अब जल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ध्रुवीय होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, आपका ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, ये जानते हैं ऊपर की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा, ये इधर और इधर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ 20 से काम करेगा ऊपर की ओर। तो हमें कहेंगे कि इसका μReal जो होता है वो क्या होता है, 0 नहीं होता है। यानी हम कहेंगे कि अमोनिया भी कैसा है, यहाँ पर ध्रुवीय है, और ये भी कैसा है, ध्रुवीय है। इसलिए अमोनिया जो होता है, ठीक है, अमोनिया जो होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, आसानी से क्या होता है, घुल जाता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन और प्लस -। ठीक, अब यहीं पे बात करें कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जानते हैं वो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, वो होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, यह नॉन पोलर होगा, यानी μ = क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। अब यह नॉन पोलर है यानी अध्रुवीय है, तो यह क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में यानी ध्रुवीय में जल्दी नहीं घुलेगा, और इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय गैस को घोल देगा, और अध्रुवीय विलायक जो होगा वो अध्रुवीय गैस को घोल देगा। अब बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग नोट्स वैसे बनाते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप का प्रभाव,
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें जनरली जो विलेयता प्रोसेस होती है, यानी कह सकते हैं विलेयता की प्रक्रिया होती है, वह एक क्या होती है, उष्मा क्षेपीय क्रिया होती है। ठीक है, तो यह उष्मा का क्या करता है, क्षेपण करता है, उष्मा बाहर निकालता है। अब आप क्या कर रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, यानी वो उष्मा क्या कर रहा है, निकालने में परेशान है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। ठीक है, तो या तो ऐसे समझिए कि जो गैस है आपको द्रव में लेके जाना है, इसका मतलब है कि गैस का हमें काइनेटिक एनर्जी कम करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो गैस में घुलेगा, द्रव में क्या होगा, वो घुलेगा। अब आप द्रव को ही गर्म कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। अगर द्रव ठंडा होगा तो गैस आसानी से क्या होगा, उस पर स्ट्राइक करेगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, खोएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आसानी से डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो लेकिन आप टेम्परेचर आप अगर द्रव का बढ़ा दे रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जब द्रव की ही बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो गैस को पास आने नहीं देगा, जिससे हम कहेंगे विलेयता उसकी घट जाएगी। तो हमें कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने के साथ, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता सामान्यतः घटती है, सामान्यतः घटती है। तो ये बात कर रहा है सामान्यतः, यानी 100% ये सत्य नहीं है। ठीक है, कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसी भी अपक्रियाएं होती है, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को जो आप क्या करते हो, किसी विलायक में आप घोलते हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है। जब वह उष्मा को अवशोषित करेगा, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये 100% कह सकते हैं हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि यह 99% केसों में क्या होता है, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो गैस की तरह विलेयता क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया ताप का इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दाब का प्रभाव क्या होगा। सॉरी, ये थर्ड था, अब फोर्थ लिखेंगे, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यानी आप दाब को बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दाब को बढ़ा रहे हो, तो उसका विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, द्रव ले लिया। ठीक है, ये मान लीजिए हमने जल ले लिया, और यहाँ पर हमने मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल लिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन क्या हो रहा था, इसमें घुल नहीं रहा था। ठीक है, अब घुल नहीं रहा था, चलो इसकी विलेयता क्या थी, आपकी कम थी पहले। अब आप क्या कर रहे हो इसमें, सेकेंड, अब यहाँ पर क्या कर दो, एक फ्रिक्शन लेस क्या कर सकते हैं, पिस्टन को लगा देते हैं, और पिस्टन से क्या करते हैं, हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। यानी प्रेशर को हम क्या करते हैं, प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं, और प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, और पिस्टन नीचे आएगा तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें डूब के मर जाएंगे। बस हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गैस के अणु होंगे वो पानी में डूब के मर जाएंगे, यानी उसमें घुल जाएंगे ज्यादा। यानी आप जो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम होगा, और स्पेस कम होगा तो हम ये कहेंगे कि जो गैस के अणु होंगे उसकी जल में यानी द्रव में जाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उसमें जल में जाने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे यह विलेयता बढ़ेगी। तो हम जनरली अगर बात करें तो दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, वो बढ़ती है, क्योंकि जो गैसें होती हैं आप प्रेशर डालोगे तो वो द्रव में डूब जाएंगी। क्लियर हो गया, यानी विलेयता बढ़ जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो समानतः हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम में हमने जैसे अभी बात किया कि अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई आप बीकर ले रहे हो, ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हो, आप वाटर ले रहे हो, जल ले रहे हो, या कोई द्रव ले रहे हो, यानी मान लीजिए कोई लिक्विड है यानी द्रव है, और इसमें आप क्या कर रहे हो, गैसियस मॉलिक्यूल ले रहे हो, यानी गैस ले रहे हो, गैस के अणु है। ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप पिस्टन यहाँ लगा देंगे और इस पर प्रेशर डालेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर प्रेशर डालेंगे तो यह जो गैस होगा इसका क्या होगा, दाब बढ़ेगा, और जब गैस का दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये विलेन में चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यह विलेन में घुल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि किसी गैस का जो दाब जितना ज्यादा होगा वो गैस क्या होगा, वो विलेन में यानी द्रव में उतना ही घुलेगा। बात समझ रहा है।
तो हेनरी का नियम ये कहता है, ठीक है, कि निश्चित ताप पर हम टेम्परेचर ध्यान में रखेंगे, सॉल्युबिलिटी जब बात करेंगे तो टेम्परेचर निश्चित ही रखना होगा। तो निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आप जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे वो विलेयता क्या होगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कह रहा है निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी के। अब आप जानते हैं कि समानुपाती का आपको साइन हटाना है, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर के लिखेंगे और यहाँ पर पी। जहाँ के क्या होगा, एक नियतांक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ पी क्या है आपका दाब है, यानी गैस का दाब लिखेंगे, गैस का दाब, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें के, तो के क्या है, एक नियतांक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यम क्या है आपका, गैस की मात्रा है, किसमें, द्रव में, ठीक है। गैस की मात्रा किसमें होगा, ध्यान में रखेंगे, द्रव में, ठीक। अब इसी को अगर हम देखें तो डाल्टन एक थ्योरी थी, ठीक है। तो डाल्टन के नियमानुसार अगर बात करें, नियम से, तो डाल्टन के अगर हम नियम से देखें, ठीक है, तो किसी द्रवीय विलयन में, ठीक है, गैस की जो विलेयता होती है, विलेयता उसके यानी गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। बस माना वही बात आ रही है, आंशिक दाब क्या निर्भर करता है। अब बात करते हैं आंशिक दाब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, और कंटेनर है, या फिर यहाँ पर जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इस कंटेनर पे, या हम कह सकते हैं जो बीकर लिए होंगे या जो कंटेनर लिए होंगे उस पर दाब डालेगा, द्रव पर भी दाब डालेगा। तो गैस के अणुओं के द्वारा जो कंटेनर या द्रव या किसी पर भी जो दाब डाला जाता है उसी को हम कहते हैं आंशिक दाब। तो ये कह रहा है कि किसी द्रवीय विलयन में गैस की जो विलेयता होती है उसके आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यानी हम कह सकते हैं दाब ज्यादा, यानी आंशिक दाब ज्यादा तो उसकी विलेयता ज्यादा, ठीक है। तथा अगर हम बात करें तो विलेयता को मोल प्रभाज में व्यक्त करते हैं। विलेयता को किसमें लिख सकते हैं, मोल प्रभाज में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो नई कह सकते हैं डिफिनीशन बन जाएगा, तो कहेंगे किसी गैस की, ठीक है, किसी गैस की गैसीय अवस्था में, किसी गैस की गैसीय अवस्था में आंशिक दाब उस द्रव में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, बस में रहा। तो इसका एक नया हम डिफिनीशन पा गए। तो हम कह सकते हैं किसी गैस की गैसीय अवस्था में, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाष्प अवस्था में, यहाँ पर लिख सकते हैं हम वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होगा उस द्रव में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, ठीक है। तो आप ये ना लिख करके, यानी इतने आप क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं। एक ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि हेनरी के नियमानुसार किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस द्रव में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि अगर आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा उस गैस के मोल प्रभाज उतना ही अधिक होगा। यानी P इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, x के, और P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर के H इंटू एक्स। जहां अगर हम बात करें, जहां x क्या है आपका मोल प्रभाज है, कहाँ क्या है आपका मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन है, और क्या है H जो है वो आपका हेनरी नियतांक है, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P, तो P क्या है आपका आंशिक दाब है। P क्या हो जाएगा आपका आंशिक दाब होगा, ठीक है। P क्या होगा आपका आंशिक दाब होगा। अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसके क्या करते हैं, ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर y इक्वल टू देख रहे हैं mx क्या होगा प्लस c, यानी हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर देखें तो y एक्सिस पे क्या आ रहा है आपका p आ रहा है, और यहाँ पर m क्या है आपका प्रवणता है जो कांस्टेंट के बराबर लिखेंगे इसे। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका kh, और x एक्सिस पर क्या आ जाएगा आपका x यानी मोल प्रवाह जाएगा, और c क्या है आपका नियतांक है, तो यहाँ पर प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो c क्या है आपका इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा तो उसको हम थोड़ा समझते हैं कि अगर हमें ये हमारा y एक्सिस है, क्या आपका y अक्ष है, और यहाँ पे अगर बात करें ये x है, ठीक है। तो y पे हमें क्या लाना है, देख रहे हैं आपका p है, यानी आंशिक दाब लाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम आंशिक दाब, ठीक है। और यहाँ पर अगर x एक्सिस पे है तो मोल प्रभाज लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रभाज, ठीक है। तो यहाँ पर नियम जो है वैल्यू क्या है आपका प्लस में आया है kh में, यानी ये नियतांक आया है। यहाँ पर c बराबर क्या है आपका 0 है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पर जो 0 है तो यहीं से चालू हो गए तो 0 0 होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका 0 0 आएगा। और ऐसे में अगर हम प्रवणता की बात करें या इसी को हम tan थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा आपका kh, तो यह पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव क्या होगा आपका ग्राफ ये बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव अगर आता है m इक्वल टू पॉजिटिव आता है तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो एक्स वाई एक्सिस होती है उससे हमें कह सकते हैं 90 डिग्री से कम हमें क्या करना होता है, एंगल बनाना होता है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो हो जाएगा ये आपका स्लोप, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्लस kh, ठीक। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या, देखिए ग्राफ में भी समझ में आ रहा है कि अगर आप आंशिक दाब बढ़ा रहे हो तो मोल प्रभाज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरी के नियम की सीमा है, यानी लिमिटेशन क्या है, यानी हेनरी का नियम लागू कहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह नियम तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, यानी हमें कह सकते हैं कि जो हम गैस पे दाब डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं दाब अधिक और ताप कम ना हो, ठीक, बहुत कम ना हो। और हम कह सकते हैं गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, यानी यह तब लागू होगा जब गैस विलायक में बहुत कम विलय होगा। यानी जैसे हमने बात किया था कि जो HCl है वो जल में क्या करता है, आसानी से घुल जाता है। क्यों, क्योंकि HCl जो होता है वो जल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। हमने अभी बात किया था आगे कि जो HCl होता है वो H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, हाइड्रोनियम आयन, यानी ये आयनित हो जाता है। और जो कंपाउंड आयनित होते हैं उनकी विलेयता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जिनकी विलेयता बहुत ज्यादा होती है उनका हम अध्ययन हेनरी के नियम से नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब बात कर रहा है दाब बहुत अधिक ना हो और टेम्परेचर बहुत कम ना हो। सोचिए जरा कि अगर हम कोई गैस लेते हैं कंटेनर में और इस पर हम दाब बहुत ज्यादा कर दें, दाब क्या कर दें, बहुत ज्यादा कर दें, और ताप बहुत कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विडिफाइड हो जाएगा, यानी दरों में ये बदल सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब दरों में बदल जाएगा, क्योंकि हम हेनरी के जब नियम की बात कर रहे हैं तो हेनरी में हमें गैस को दरों में क्या करना है, डिजॉल्व कराना है, ना कि हमें दरों को दरों में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और तापमान भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हेनरी के क्या था, एप्लीकेशन थे। अब बात करते हैं शीतल पेयजल एवं सोडा वाटर में। अगर बात करें हेनरी का अनुप्रयोग, जो हम हेनरी का नियम पढ़े वो कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज जो है जैसे शीतल पेयजल यानी सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाते हैं या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉटल होती है, ठीक है, यानी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल होती है इसमें क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे डाल करके क्या करेंगे, हाई प्रेशर में इसमें डालेंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कह सकते हैं H2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा क्या आपका H2CO3 बन जाएगा। और उसके बाद ढक्कन को क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर वाले एजेंट मिला देंगे, कुछ स्वीटिंग एजेंट मिला देंगे, ठीक है, जिससे उनका अलग अलग फ्लेवर होगा, अलग अलग कलरिंग एजेंट होता है, जिससे हम डाई बोलते हैं, फूड कलर बोलते हैं। तो सब मिला करके क्या करते हैं, ये सब बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे भरा जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन जो होता है कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में डूब जाता है, ठीक, यानी घुल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि और दूसरा अगर बात करें, यहाँ दूसरा पॉइंट अगर बात करें, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ों पर क्या होता है,
बहुत ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ऐसा सुनते हैं। लेवल कम होने का मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा जब वहां कम होगी तो आंशिक दाब कह सकते हैं, ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा, कम होगा। और जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो जब हम सांस लेंगे, ठीक है, जब हम सांस लेंगे तो हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन होगा वो कम डिजॉल्व होगा, और जब कम डिजॉल्व हो जाएगा तो हमें हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो उससे हम कह सकते हैं एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं इसे, एनॉक्सिया। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनॉक्सिया डिजीज किसकी कमी से हो सकता है, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, एनॉक्सिया डिजीज होता है, बस में है, यानी रोग होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब पर। तो होता क्या था कि जो गोताखोर होते हैं शुरुआती दौर में, यानी जब स्टार्टिंग के, तो अगर वो क्या है, जब आप समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र में जाएंगे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, तो सिलेंडर में क्या करते थे, ऑक्सीजन लेकर जाते थे। तो जब ऑक्सीजन लेकर जाते थे तो क्या होता है, नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। जो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या होगा, कह सकते हैं ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जब डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, वहां से अगर हम बात करते हैं, जब वहां से बाहर आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर वो हटेगा तो वो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होता है, कह सकते हैं उसके रक्त नलिकाओं में क्या होता है, वो ऑक्सीजन रह जाता है, जिससे क्या होता है, वो नसें फूल जाती है, गांठ बन जाती है। या हम देखते या कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, तो उस सी डाइवर्स जो होते थे या स्क्यूबा जिसे कहते हैं, तो क्या हो जाती थी, उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसे बचाने के लिए क्या किया गया, उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस भर दिया गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और हीलियम गैस। तो यहाँ पर बात करते हैं कि नाइट्रोजन और हीलियम की जो विलेयता होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हीलियम ही क्यों नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन क्यों नहीं लिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे शरीर में जानते हैं कि निष्क्रिय होती है, और हीलियम भी क्या होती है, निष्क्रिय होती है। तो ये हमारे ब्लड में क्या होता है, रिएक्ट नहीं होता है, और हमें कोई इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि हेनरी के नियम का प्रयोग जो होगा इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया है, इसको आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ। तो 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक। तो हेनरी स्थिरांक मतलब KH की वैल्यू यहाँ दी हुई है, और यहाँ पर कह रहा है 298, ठीक है, 298 केल्विन तथा कह सकते हैं कि 760 mmHg दाब पर। देखिए 298 केल्विन, 298 केल्विन, देखो तापमान को क्या किया, स्थिर किया है। तो हम लोग जब भी हेनरी का नियम पढ़े थे तो उसमें स्थिर ताप आया था, तो देखिए दोनों कांस्टेंट है। तो कह रहा है 760 mmHg पर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर आपका वैल्यू दिया है आपका P, ठीक है। कह रहा मेथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना के लिए, विलेयता मतलब आपका एक्स की वैल्यू बात कर रहा है, मोल प्रभाज, ठीक है। तो आप मोल प्रभाज की आप गणना करके आप जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करेंगे जो आंसर आएगा आपका, ठीक। तो देखता हूं कि कितने लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन है, ठीक है। दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतुलित विलयन में, यानी कोई विलयन है जिसमें 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन घुला हुआ है। इसका मतलब है कि ये पदार्थ की मात्रा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यह विलेय है, यानी x बराबर हो जाएगा आपका, या जो हम फार्मूला देखे थे, एक और फार्मूला देखे थे, m इक्वल टू क्या था आपका, k था, और इंटू क्या था आपका, p था, ठीक है। तो इस फार्मूले पे देख लें, तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा आपका 6.56 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ग्राम एथेन है, ठीक है, ग्राम क्या है आपका, इथेन है। एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब क्या है आपका, 1 बार है, यानी उस समय उसका क्या कह सकते हैं, एथेन का जो आंशिक दाब है क्या है आपका, 1 बार है। तो हम कह सकते हैं इसको मान लीजिए P बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बार हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि विलयन में 5 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो इसने कंडीशन बदल दिया है, तो हम इसको फर्स्ट कंडीशन मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट मानेंगे तो इसको M1 मान लीजिए, और इसको P1 मान लीजिए। सेकंड कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो कंडीशन या कह सकते हैं प्रथम स्थिति या दूसरी स्थिति लिख सकते हैं। तो M2 बराबर लिख सकते हैं इसको, इतना ग्राम घुला हुआ है, तो M2 इक्वल टू 5 × 10⁻², ठीक है, ग्राम हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर P2। तो कह रहा है P2 कितना हो जाएगा, यानी आंशिक दाब कितना हो जाएगा। तो आप फार्मूला लगा लीजिए। तो P इक्वल टू हमने M इक्वल टू पढ़ा है हमने, M इक्वल टू पढ़ा है हमने K इंटू क्या पढ़े हैं आप, P के, ठीक है। M इक्वल टू KP पढ़े हैं। तो इसी को अगर हम बात करें तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, ठीक है। तो इसी को अगर हम बात करें कि समीकरण, ठीक है, 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर, 1 में भाग देने पर, किसी को किसी में भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, 1 में भाग दे रहे हो, ठीक है, समीकरण 2 से 1 में भाग दे रहे हो, तो इसको M1 मान लो, इसको P1 मान लो। कांस्टेंट जो है
यानी जो नियतांक है वो तो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह एथेन दिया है, तो एथेन का जो नियतांक होगा क्या होगा, स्थिरांक जो होगा वो सेम होगा, इसलिए उसको हम चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो m2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर लिख सकते हैं आप क्या, k इंटू क्या हो जाएगा P2, तो इसका भी डिवाइडेड कर दीजिए, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, यानी हमारा एक फार्मूला मिल जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका m1 और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 बाई P2। तो एक फार्मूला हमें मिल गया, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप फार्मूले पर रख दीजिए, m1 की वैल्यू कितना है आपका, कह सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए m1, तो 6.56 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻2 दिया हुआ है, और P1 और P2, P1 की वैल्यू 1 है, P2 हमें कैलकुलेट करना है, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर ले जाइए, ये वहाँ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, ये इधर गया और ये नीचे जाएगा, तो कह सकते हैं 6.56 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.26 बार, ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं बच्चों, हेनरी के नियम के जो का क्वेश्चन है उस टाइप से हम टैकल करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।